नाज़रीन राम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के दौरान मशवरा के दौरान भी कहा था कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर यासिर अराफात साहब जुड़ेंगे, और अगर आपसे को कोई भी तिब्बी मसाइल से या आपके सेहत के हवाले से किसी भी तरह का कोई भी मसला दरपेश है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर अराफात साहब, जो डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। डॉक्टर साहब ने यूनानी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है और कई और बीमारियों के बारे में, कई और थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर या एरोमाथेरेपी, इन सब के अंदर भी तमाम और मज़ीद कई यूनिवर्सिटीज़ से मुतअद्दिद डिग्रियां भी हासिल की हैं। डॉक्टर साहब से मैं सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि अभी सबसे पहले यूनानी के बारे में बात करें। जैसे आपने यूनानी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि लोग इस वक्त जो है मॉडर्न मेडिसिन से यूनानी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता। तो ज़रा थोड़ा सा मुझे सबसे पहले आप यूनानी मेडिसिन के बारे में बताइए। यूनानी मेडिसिन बहुत ही पुराना यानी बहुत ही कदीम तरीक़ा इलाज रहा है। तकरीबन 1500 साल से भी ज्यादा इसकी हिस्ट्री रही है। यूनान कहते हैं ग्रीक को, इसको ग्रीक मेडिसिन कहते हैं, और जो है हर दुनिया के अलग अलग कोनों में इसका अलग अलग नाम बताया गया है। जैसे कि ग्रीक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, रोम मेडिसिन है। तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि बहुत ग्रीक मेडिसिन होते हुए अरब को आया, और अरब में आके जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद थे, जैसे कि हारिस इब्न कल्दा, ये खुद भी जो है एक बहुत ही अच्छे तबीब रहे हैं, सहाबी रहे हैं बाद में। तो वहां से प्रॉफिटिक जो मेडिसिन है, तिब्बे नबूवी है, वो वहां पर मिक्स हो गया, और उसके बाद फिर जो है ये हिंदुस्तान आया। तो ये ऐसा हुआ कि ये अरबियन मेडिसिन और प्रॉफिटिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन पूरा मिक्स हो गया। तो इसके अंदर जो है ये नबातात के बारे में, यानी हर्ब्स के जरिए से इलाज किया जाता है, मिनरल्स के जरिए से भी इलाज किया जाता है। और इसके अंदर जो है जैसा इलाज भी तदबीर जिसको कहते हैं, रेजिमिनल थेरापी, जैसा कपिंग हो गया, लीचिंग है, और कई किस्म के जो बड़े बड़े हमाम, गर्म हमाम से इलाज किया करते हैं, और ग़िज़ा के जरिए से इलाज किया करते हैं, जिसको डाइटोथेरेपी कहते हैं। आज बहुत सारी चीजें जो भी हम देख पाते हैं हमारे अतराफ में, वो कहीं ना कहीं यूनानी मेडिसिन की ही एक ब्रांच है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने यूनानी के बारे में मुझे बताया और हमारे नाज़रीन ने भी इससे इस्तेफादा हासिल किया होगा। अब हम बात करते हैं जो इस वक्त नाज़रीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम देख रहे हैं वो किडनी के बारे में आ रही है। किडनी फेलियर हो जाती, कभी कभी हमें एहसास ही नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ, मेरे भी दोस्त अहबाब जो हैं उनके अंदर से उनके साथ ऐसा हुआ, या उनके भाइयों के साथ, उनके फैमिलीज़ के अंदर, कि आदमी खड़े हुए हैं और पता चला कि एकदम गिरा, बेहोश हुआ, और एकदम जब लेके गए हॉस्पिटल तो मालूम पड़ा कि किडनी फेलियर हो गई। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि दोनों किडनी फेलियर हो गई। तो ये क्यों होता है और ये क्या इसके असबाब हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। ये किडनी फेलियर जो है दो किस्म का होता है, एक बोलते हैं अक्यूट रेनल फेलियर और एक होता है क्रॉनिक रेनल फेलियर। अक्यूट के माने सडन हो जाना, यानी सडन कब होता है, जब सडन जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या किडनी को इंजरी हो जाती है, या कभी जहरीली चीजें बॉडी के अंदर चले जाती हैं, तो हमारा जो है किडनी इंजूर हो जाता है और सडनली यूरिया क्रिएटिनिन बड़ी तेजी से बढ़ जाता है। तब पेशेंट को इमीडिएट जो है इमरजेंसी तौर पर जो है इलाज करके पेशेंट को बचाया जाता है, या पेशेंट उसमें मर जाता है एक्यूट किडनी फेलियर में। और एक होता है जिसको क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं। क्रॉनिक के माने तकरीबन ये 12 साल से लेके 15 साल लगते हैं किडनी को फेल होने के लिए, और ये जो है इसके कम से कम एक 7 रीजन होते हैं। जैसे कोई पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज था 10-12 साल, वो दवाएं खा रहा था डायबिटीज के लिए, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता आंखों की रोशनी कम होती है, जिस्म के रगें कमजोर होती हैं और किडनी डैमेज होती हैं। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की दवाएं लोग खा के आदी हो जाते हैं, डेली खाते हैं ब्लड प्रेशर की दवा। इसी तरीके से किडनी स्टोन जो होता है, बहुत दिनों से किडनी में स्टोन रहता है मगर ठीक से वो इलाज नहीं कर पाते, और धीरे धीरे वो स्टोन जाके किडनी को फेल करता है। चौथा है पेन किलर, जैसा सर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो बार बार पेन किलर खा रहे हैं, तो वो पेन किलर की वजह से भी क्या होता है कि धीरे धीरे जो है किडनी फेल होता है। और होता है सिस्ट, यानी किडनी के अंदर कुछ लोगों को फोड़े होते हैं और वो फोड़े पता नहीं चलता, तकरीबन एक 30 साल के बाद जब स्कैन करके देखते हैं तो पता चलता है कि किडनी के अंदर सिस्ट मौजूद है।
और फिर जो है उस सिस्ट फूटने की वजह से या वो किडनी के नेफ्रॉन को डैमेज होने की वजह से वो किडनी फेल होता है। तो किडनी जो फेल होता है उसके जो दो रीजन है, इसको हमें समझना जरूरी है। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया हम रीजन को भी समझेंगे, उस पर मजीद बात करेंगे। पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। आमिर साहब है हमारे साथ मेरठ से। फरमाइए, क्या मसला दरपेश है आपको? आमिर साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो बराए करम अपना मसला बयान कीजिए। आमिर साहब, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई किसी तरह के भी कोई परेशानी लाक है, तो डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना मसला बयान कर सकते हैं। हेलो जी आमिर साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे जानना था कि मेरे कजन ब्रदर हैं जी, उनकी क्या वो जिम वगैरह वो करते थे, उसके मतलब उसके बाद 2-3 साल बाद उनको क्या हुआ, किडनी में प्रॉब्लम आ रही थी और जी। अब उनकी किडनी डॉक्टरों ने बताया खराब हो गई है जी और वो डायलिसिस हो रही है उनकी। तो डॉक्टर ने जी। बताया अब तो कोई इलाज नहीं है, या तो उसको आप जी। चेंज कराएं, कुछ हम लोग इसका कर नहीं सकते। अब मैं आपसे पूछा था कि इसका क्या इलाज है, हो सकता है कुछ? जी, देखिए, पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसके अंदर सिर्फ प्योर प्रोटीन, बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसी भी चीजें आती हैं जो प्रोटीन डाइट खाओ, तो प्रोटीन डाइट से फायदा होता है, बट डायरेक्टली जो सिर्फ प्रोटीन सुबह शाम खाते रहेंगे तो वो प्रोटीन क्या करती है, हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो बहुत सारे लोग जो है बाद में किडनी फेलियर, और पहले यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट होता है और बाद में धीरे धीरे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। देखिए कि यूरिया जो है ये 45 होना चाहिए जब हम जो है ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं mg/dl, और जो क्रिएटिनिन है वो 1.5 होना चाहिए। ये अगर जो है जब दोनों किडनी 80% से ज्यादा जब डैमेज हो जाते हैं तो ये यूरिया क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर ये यूरिया 100 के अंदर रहा और क्रिएटिनिन 1.5 से लेके 5 तक रहा, यानी 5 टाइम गुना भी ज्यादा बढ़ गया, ऐसे वक्त में भी अगर पेशेंट को यूनानी मेडिसिन देते हैं तो बहुत ही चांसेस हैं कि वो डायलिसिस में ना जाए और ट्रांसप्लांटेशन में ना जाए। वो सिर्फ यूनानी मेडिसिन खा के ही ठीक हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जब क्रिएटिनिन 5 से बढ़ जाता है तो पेशेंट को उल्टी होना, मतली, पैरों में सूजन, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचकी आना, खुजली होना, इनमें से कुछ अलामतें जाहिर होती हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये एक्यूट में इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, मगर जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है उसमें इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि धीरे धीरे एक एक सिम्टम्स आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास ये 5 सिम्टम्स में कोई भी एक सिम्टम है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मरीज को इमीडिएटली यूनानी मेडिसिन देके ठीक कर सकते हैं और डायलिसिस की और ट्रांसप्लांटेशन से भी बचा सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, रेहान साहब है दिल्ली से। रेहान साहब, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी रेहान साहब, फरमाइए। हाँ, घुटनों में बहुत तकलीफ है, घुटने और जो है जी में कमर, जी ये बहुत तकलीफ करते हैं। सुबह उठ के जो एड़ी में बहुत तकलीफ होती है। कितनी उम्र है रेहान साहब आपकी? मेरी 40 है साहब। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, सुबह उठते हैं तो कमर में भी पेन होता है और जॉइंट जो है इनके घुटनों में, इसमें भी पेन होता है, तो इनको आप क्या मशवरा देंगे डॉक्टर साहब? देखिए, जो कमर का दर्द है, जोड़ों का जो दर्द है, ये असल में 2 वजह से होता है। एक होता है मिजाज की खराबी की वजह से और एक होता है टिश्यू के इंजरी की वजह से। यानी कुछ लोगों को क्या होता है, जो टिश्यूज जो होता है ना वो इंजूर हो जाते हैं, जैसा गर्दन में या हमारे वर्टिब्रे के जो दरमियान में या घुटनों के जो दरमियान में कभी कभी क्या होता है कि नर्व जो है दब जाती है, जिसकी वजह से भी दर्द होता है। और कुछ लोगों को मिजाज की खराबी की वजह से, यानी कुछ लोगों का मिजाज होता है गर्म और खुश्क, कुछ लोगों का होता है सर्द और तर, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द होता है। कई लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज करने की वजह से, वर्जिश करने की वजह से या वॉकिंग, ढंग से वॉकिंग करने की वजह से ही तकरीबन 70 to 80% बीमारियां ठीक हो जाती हैं जोड़ों का दर्द। जैसे कि आजकल नौजवान
ज्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जी। और बहुत ज्यादा जो है मतलब एक जगह बैठे रहते हैं, कमर में दर्द होता है, ऐसे लोगों को छोटी मोटी वर्जिश करेंगे तो ही काफी हो जाता है। मगर कुछ लोग होते हैं जिनको टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उनके घुटनों के अंदर फ्लूइड कम हो जाता है या कमर में कंप्रेशन हो जाता है, और खासकर जो पीठ की जो हड्डी होती है L4 L5 कहते हैं, वहां पर एक नर्व होती है जिसको शियाटिका बोलते हैं, वो जी। दब जाती है और फिर उसका जो है पीठ से लेके पूरा नीचे तक जो है घुटने से होते हुए अपने अंगूठे तक दर्द होता है, जिसको अरबिक में अर्कुन निसा कहते हैं। अगर ऐसी कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो हम जो है यूनानी मेडिसिन के जरिए से इलाज करते हैं और उन रगों को ताकत देने के लिए, और वहां पर सुद्दे पड़ जाते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है। तो जैसे जैसे हम जो है ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए दवा देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है उनको बेहद फायदा होता है। इसी तरीके से हम कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करके कई किस्म का इलाज करते हैं, जैसे कपिंग हो गया, एक्यूपेंचर हो गया, इसी तरीके से गर्म हमाम है और सूजोक जी। थेरापी है, बनाना लीफ थेरापी है। तो ये थेरापी से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है बॉडी के अंदर, वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से खून का सर्कुलेशन होने की वजह से प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिजाज। मिजाज सर्द और गर्म, इससे क्या मुराद है डॉक्टर साहब? या इससे क्या हमारे इस तरह से किडनी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इससे हमारे? क्या है, ये चार जो मिजाज है इसी से पूरी कायनात बनी है। इसको जितना भी मिजाज है, चाहे अब सूरज का एक मिजाज है गर्म, चांद का एक मिजाज है, दिन का मिजाज गर्म है, रात का मिजाज ठंडा है जी। और इसी तरीके से जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसका भी एक मिजाज है, गर्म है, तरबूज है, ककड़ी है, ये सारी चीजें ठंडे मिजाज की हैं। खजूर है, मेथी है, कलौंजी है, ये थोड़े गर्म मिजाज के हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिजाज को एतदाल करने के लिए कहा कि तुम खजूर को तरबूज के साथ खाओ और तरबूज को खजूर के साथ खाओ, क्योंकि तरबूज की सर्दी को खजूर की गर्मी निकालती है। इसी तरीके से खजूर की जो गर्मी है वो तरबूज की सर्दी निकालती है। तो हमें कभी भी जो है मिजाज का ख्याल रखते हुए, वेजिटेबल का हो या फ्रूट्स का हो या मौसम का हो, मिजाज का ख्याल रखते हुए कोई चीज हम खाएंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं। कुछ लोगों का मिजाज क्या होता है, सर्दोतर होता है, तो ऐसे लोगों को उसके हिसाब से बीमारियां आती हैं, जैसा नजला हो गया, खांसी हो गया, सीने पे बलगम हो गया। इसी तरीके से जैसे सो के उठते हैं तो सर में दर्द होना, ओबेसिटी होना, इन्हें मोटापा, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो सर्दोतर की वजह से होती हैं। और कुछ लोगों को गर्म खुश्क बीमारियां होती हैं, जैसा सोरियासिस हो गया और जो है बॉडी के अंदर इचिंग हो गया, उनका चेहरा काला पड़ जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये मिजाज से जुड़ी होती हैं। तो इंसान का मिजाज अगर गड़बड़ हो जाता है, खलत मिलत हो जाता है, तो बीमारियां जाहिर होती हैं। तो हम मिजाज को देखते हुए अगर ठीक से इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने मिजाज की बात की, अगर कोई आदमी अपने मिजाज के उलट कोई चीज़ें खा रहा है तो उसका किडनी पर क्या असरात पड़ते हैं? मिजाज एक्चुअली दो चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि खून, बलगम, सफरा और सौदा, ये चार चीजें होती हैं जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, अखलात कहते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो बलगमी होती हैं और जो है सौदावी होती हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी चीज सफरावी होती है तो ये हमें एक्यूट केसेस कहते हैं, यानी हार्ड बोलते हैं ना, जैसा इमरजेंसी केसेस होती हैं। तो अब ये ब्लड प्रेशर भी जो बढ़ जाता है वो सफरा की ज्यादती की वजह से, सौदा की ज्यादती की वजह से, हमारी बॉडी के अंदर हिद्दत की ज्यादती की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एक्यूट किडनी फेलियर जो होता है, ये ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना, एंजाइटी का बढ़ जाना, तो धीरे धीरे जब ये किडनी पे प्रेशर पड़ता है तो जो है हमारी किडनी डैमेज होती है। तो उस वक्त में ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो हमें जो है कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान पहुंचता है। और अच्छी नींद, तकरीबन जो है 7 घंटे या 8 घंटे रात में सोएं, क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैंने दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दी ताकि तुम आराम करो। तो ये दिन और रात में जब लोग नहीं सोते हैं तो मिजाज खराब हो जाता है जी। और फिर मिजाज होने की खराबी की वजह से सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो जाते हैं जी। बस इस पे और मजीद बात करेंगे। कॉलर शामिल कर रहे हैं, अनिल साहब हैं हमारे साथ पानीपत से। फरमाइए अनिल साहब, क्या जानना चाहते हैं आप?
अनिल जी, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही तो डॉक्टर साहब से सवाल कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की उम्र है ना 95 के आसपास है जी और जी। उनको शुगर है, जी तो उनके पैरों में ना सूजन आ गई है बहुत ज्यादा, उसके लिए जी। क्या करना है? ठीक देखो, डायबिटीज के लिए यूनानी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। जी अब ये जो शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, चाहे जिनकी उम्र 30 साल हो या 95 ईयर्स हो, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज क्यों होता है। डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी लाइफ स्टाइल की खराबी। यानी हम अगर अच्छी तौर पर जितना हम खाते हैं उतना हम एक्सरसाइज कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा रहता है, तो शुगर लेवल अंदर डिपॉजिट ही नहीं होगा। जी मगर होता क्या है कि हम जितना खाते हैं अगर उतना हम एक्सरसाइज नहीं करते या उतना काम नहीं करते, जी। तो ये हमारे ऑर्गन्स में खासकर जो है स्किन के अंदर और जो है खून में जमा होना शुरू होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज होने के कई रीजन हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है एंजाइटी का होना, यानी बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा टेंशन का लेना। तो एंजाइटी से होता क्या है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ शुगर लेवल जी। को कम करने की कोशिश करते हैं, मगर असल जो सबब है क्यों शुगर हमारा बढ़ रहा है, जी खाने पीनों के अंदर क्या हम ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या वर्जिश की कमी कर रहे हैं, या हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, उस पर हमें कंसंट्रेशन करके उस चीज को भी अगर ठीक कर देंगे तो धीरे धीरे शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो खासकर जो बड़े लोग होते हैं उनकी फिक्र ज्यादा रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का या मेरे नवासी नवासियों का क्या होगा, तो एक फिक्र बनी रहती है। तो इस वजह से शुगर लेवल हो सकता है कि ज्यादा हो, और इस उम्र के अंदर ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिसकी भी एक वजह है शुगर ज्यादा हो। तो मैं ऐसे जी। लोगों से कहूंगा कि अच्छी नींद सोएं, एक्सरसाइज करें। यूनानी के अंदर बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, तकरीबन 1 या 1.5 महीने दवा खाने से भी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर साहब, लौट रहे किडनी के बारे में हम बात कर रहे थे। किसी आदमी को कैसे एहसास हो कि मेरी किडनी अब अफेक्टेड होना शुरू हो गई है, उसको उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, तकरीबन सिम्टम्स की जहां तक बात है, ये 5 सिम्टम्स हैं जिसको याद रखना है। जी जैसे कि पैरों में सूजन होना, इन्हें इसको पिट्टिंग यूडिमा कहते हैं। अगर पैरों के पास ऐसा दबा के छोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा सूज जाएगी, थोड़ा सा दब जाएगा। तो पिट्टिंग यूडिमा 3 वजह से होता है, या तो हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम। तो पिट्टिंग यूडिमा हो रहा है तो हम उसको इलाज करने के लिए जज करना चाहिए। दूसरी बात ये हो गया कि उल्टी होना, कि मतलब जैसे जैसे हम खाने की कोशिश करते हैं तो ये पूरा उल्टी हो जाता है, ये उल्टी की सेंसेशंस आ जाती हैं। और तीसरा, खुजली होना, बॉडी के अंदर कुछ जगह पे ऐसा होता है कि खुजली होना शुरू हो जाता है। जी तो इस तरीके से कुछ लोगों को दम घुटता है। दम घुटने के माने जैसे जैसे चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, इंसान को सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसको देख के हम अपना यूरिया क्रिएटिनिन या ब्लड टेस्ट करके KFT टेस्ट हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हमारी किडनी डैमेज हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ही किडनी के प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे कि उनके कोई चाचा होते हैं जो किडनी में इंतकाल होके रहता है, या किसी के अब्बा का किडनी फेलियर से इंतकाल हुआ रहता है। तो ऐसे लोग तो तकरीबन 6 महीने में 1 मरतबा, 1 साल में 1 मरतबा उनका KFT टेस्ट, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसको करना चाहिए ताकि किडनी का फंक्शन देखते रहें। या कुछ लोगों को जैसा कांस्टेंट ब्लड प्रेशर, यानी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकती है? जी, जो मैंने बताया कि जो पॉलीसिस्टिक किडनीज हैं, जी पॉलीसिस्टिक किडनी जेनेटिक होता है। इन्हें वाकई जो है जिन लोगों के माँ बाप किडनी फेलियर से मरते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनके बच्चों को भी ये पॉलीसिस्टिक किडनी आती है। अच्छा, है ना। और कभी कभी एक जनरेशन गैप हो जाती है, इन्हें दादा को था, बाप को नहीं आया, फिर अपने नवासों को आ गया। अच्छा डॉक्टर तो साहब, ये जेनेटिक भी आती है। जी डॉक्टर साहब, इस पर और मजीद बात करेंगे। कॉलर को शामिल कर रहे हैं, रागिब साहब है हमारे साथ भोपाल से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी मेरे को ना साइनस रहता है, और मेरे को जो भी है मतलब हल्का सा कि सर्द गर्म होता है तो मतलब जुकाम स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए कुछ बता सकते? रागिब साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35।
ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी, एक्चुअली जो साइनोसाइटिस जो होती है, साइनस जिसको कहते हैं, हम अरबिक में उसको नजला कहते हैं। नजला कहते हैं कोई ऊपर से उतारी गई चीज को, इसीलिए कुरान को भी नुजूल कहते हैं। नुज़ूल। तो हमारे जो ब्रेन जो होता है ना, उसमें कई किस्म के ऐसे गंदगी निकलती रहती है जो हमारे चेहरे से निकल के ये नाक के अतराफ में, यहाँ पर एक वर्ड होता है साइनस कहते हैं, यहाँ पर हवा भरी रहती है और हवा भरी रहनी चाहिए। ये जो गलीज मवाद है जब यहाँ पर जमा हो जाता है तो, और यहाँ पर जमा होने के बाद यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर हम इसका इलाज ठीक से नहीं करते तो ये फिर कभी ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये नजला, और फिर यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं और फिर इसको अफेक्ट करती हैं, जिसको टॉन्सिलिटिस कहते हैं। और अगर उस वक्त में भी अगर आप इलाज नहीं किए तो फिर ये लंग्स को जाता है और लंग्स का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है और जिसकी वजह से खांसी वगैरह आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाकायदा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, बाद में आस्थमा और जो है पॉलीसिस्टिक ये जो अपना क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इस तरीके की बीमारियां आती हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये नजला नीचे की तरफ चला जाता है और फिर ये धीरे धीरे गर्दन में जमा होना शुरू होता है। तो इसी नजले की वजह से भी जो है गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये नजले का इलाज यूनानी के अंदर बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। तकरीबन आप देखेंगे कोई ना कोई घर के अंदर छींकता खांसता, जैसे सुबह में उठता है तो कहीं ना कहीं वो छींकता रहता है ना, और खांसता रहता है, और रात में उन लोगों को सोने नींद ही नहीं आती। प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग क्या करते हैं, रात भर कुछ लोग मतलब अपना जो है सर तकिया में लगा के फलकते रहते हैं, क्योंकि उनको सांस लेना नहीं होता इस नजले की वजह से, और फिर दिन में फिर पूरा दिन वो जो है थकावट महसूस करते हैं। तो इसको एलर्जिक साइनोसाइटिस कहते हैं। इसके कई वजूहत हैं जी, जैसा कोई मौसम की तब्दीली है जी, कभी हमें हमारे अतराफ पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे मतलब कोई ऐसे दरख्त होते हैं या पौधे होते हैं जो हमें सेट नहीं होते जी, या कभी खाने के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है जी। और ये जो अपने अंदर इम्यूनिटी पावर जिन लोगों को कम होती है, ऐसे लोगों को भी ये साइनस की प्रॉब्लम होती है। तो हम जो मेडिसिन देते हैं वो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि किसी भी हालत आ जाए वो अपने आप को जो है संभालने की ताकत रखें। तो 2-3 महीने की दवा कंटिन्यू खाने से ये साइनोसाइटिस मोस्टली पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है और खत्म हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर हम उधर ही आ रहे हैं, किडनी की तरफ ही। आपने जो सिम्टम्स बताए उसके बारे में, अगर किसी को इस बात का एहसास, जैसा आपने कि ये जेनेटिक भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर किसी आदमी को शुरुआती दौर में इसका एहसास हो गया किडनी का कि मेरी किडनी कुछ इफेक्टेड हो रही है, तो उसका इलाज के क्या करना चाहिए? किस चीज़ों की उसको एहतियात बरतनी चाहिए, या ग़िज़ा के तौर पर या वैसे इलाज के तौर पर? अभी देखिए कि इलाज एलोपैथिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन, उसके अंदर डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। यूनानी हकीमों के पास, यूनानी जो डॉक्टर हैं, माशाल्लाह कोई भी हकीम के पास भी चले जाएंगे, माशाल्लाह किडनी के लिए, जिगर के लिए, हार्ट के लिए उनके पास बहुत अच्छी दवाएं मौजूद होती हैं। इनिशियल में आप जो है हकीम के पास राब्ता करें, डॉक्टर के पास, जो यूनानी डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों से राब्ता करेंगे तो छोटे मोटे दवाओं से ही वो ठीक होने के भी चांसेस होते हैं। अगर थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा है, जैसा 1.5 होना है तो 1.8, 1.9, यूरिया 45 होना है, 50 है, तो मैं आपको कुछ 5 चीजों ऐसे बताऊंगा ग़िज़ा जिससे इस्तेमाल करने से ये यूरिया क्रिएटिनिन फिर से वापस आ सकता है। पहली बात, नमक का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और नमक हमारे बॉडी के अंदर पानी का, यानी वाटर का एक्यूमुलेशन बढ़ा देता है जी। दूसरी बात यह है कि खाने के अंदर जो भी सब्जी या इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी सब्जी, उसको पहले पानी में डाल के अच्छी तरीके से लीच कर लें और पानी फेंक दें और उस वेजिटेबल को अच्छे तरीके से काट के इस्तेमाल करें। वेजिटेबल के अंदर, सब्जियों के अंदर जो इस्तेमाल नहीं करना है वो है टमाटर, पालक, बैगन, नारियल जी। ये ऐसी चीजें हैं जो ऐसी चीजें अवॉइड करना है। इसके अलावा
दूध अवॉइड करें, क्योंकि दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अंडे की जर्दी ये अवॉइड करें। ये जो है वेजिटेबल और नट्स का हो गया। और खट्टी चीजें जो भी है, लेमन है, ऑरेंज है, अनानास है, ये सारे खट्टी चीजें हैं जिसको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है जंक फूड का इस्तेमाल ना करें और नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर करना है कभी कभार चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। और नमक में भी सेंधा नमक बोल के आता है, जो आपको पता होगा, पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक, वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल में रहता है और उससे क्रिएटिनिन भी कम होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करें और मजीद बात करेंगे इस पर। अशोक साहब है हमारे साथ, फरमाइए क्या सवाल है आपका। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे ना पेट में पता नहीं क्या दिक्कत है, दर्द रहता है पेट में, और मैं पेट में दर्द रहता है और मेरे को पता नहीं क्या है, एकदम से प्यास बहुत लगती है। कितनी उम्र है अशोक आपकी। सर मेरी होगी 25-26 साल की। ठीक है जी जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देंगे इनको। देखिए, जो पेट में जो दर्द होता है इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहली बात ये है कि दर्द कहाँ से लेके कहाँ तक रेडिएट हो रहा है वो जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कमर से दर्द होता है और नीचे की तरफ आता है, कभी किडनी स्टोन की भी वजह होती है, वरना जस्ट जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी दर्द होता है। जैसा कब्ज हो गया, 2 दिन मोशन ठीक से नहीं आया, जंक फूड खा लिया, कभी बहुत ज्यादा नॉनवेज खा लिया हद से ज्यादा, तो पेट खराब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं कि उनके पेट के अंदर अल्सर फॉर्म होती हैं और कभी कभी इंटेस्टाइन में अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं या H pylori इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये जो है क्या होता है, जिसके खाने से पेट में दर्द भी होता है, जो भी खाते हैं रिफ्लेक्स होता है, जैसे खाएंगे तो मोशन हो जाता है। तो इस वक्त में इंशाल्लाह ताला जो है यूनानी मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह पूरा जो GIT ट्रैक है, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर वो चीजें नहीं है। आपको करना क्या है, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, खाने के अंदर अंजीर का इस्तेमाल करें, मुनेखा का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें। ये चीजें में बहुत अच्छे फाइबर्स मौजूद होते हैं। तो छोटी मोटी अगर कब्ज की शिकायत है तो यही चीज, ये जो प्रोफिटिक मेडिसिन हैं, इसी से ठीक हो जाएगी। अगर ये दवा खा के भी ठीक नहीं हो पा रहा तो आप कांटेक्ट करिए, आप हमें बात करिए, अपने अगर डिटेल से बताइए तो इंशाल्लाह हम आपको मेडिसिन भेजेंगे। उस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से भी आपको जरूर इंशाल्लाह फायदा होगा। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग डायलिसिस पर चले गए हैं, क्या उनका भी इलाज यूनानी में पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर के ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि किडनी के पूरे 5 स्टेजेस होते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के जो पेशेंट होते हैं उनको पूरे चांसेस हैं कि डायलिसिस भी उनका रुक जाए और ट्रांसप्लांटेशन भी उनको रुका दें, और सिर्फ दवाएं खा के उनका डायलिसिस कम करके उनको सिर्फ दवाओं ही में रखें, यूनानी मेडिसिन में रखें। साथ में जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी लेना पड़ेगा, जैसे डाइटॉट देते हैं, कैल्शियम की दवा देते हैं, शुगर और बीपी की दवा देते हैं, लासिक, ये सब ले सकते हैं हमारी दवाओं के साथ में। अगर बहुत ही लॉस्ट स्टेज में चला गया है, एंड स्टेज रेनल डिसीज है, तो उस वक्त में हम सपोर्टली सप्लीमेंट मेडिसिन दे सकते हैं। उस वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि आप डायलिसिस छोड़ दो, बल्कि डायलिसिस भी करना पड़ेगा और सपोर्टिव हमारी मेडिसिन भी कुछ महीने तक चलाना पड़ेगा। बाद में हो सकता है कि उनका डायलिसिस की क्वांटिटी कम हो जाए। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं हमारे साथ, अरशद है हैदराबाद से। फरमाइए क्या सवाल है आपका अरशद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम साहब से ये पूछना चाह रहा था, डॉक्टर साहब से जी, कि मेरी शादी को 5-6 साल हो चुके हैं जी, ठीक है सर, तो मेरी औलाद नहीं है कोई, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती हैं इसको लेके। मेरी वाइफ की एज भी ज़्यादा है, तकरीबन 40 मान के चलिए, तो इस वजह से एज फैक्टर है, तो थोड़ा सा वो और ज़्यादा परेशान रहती है। तो इस सिलसिले में मैं हकीम साहब से कुछ मशवरा लेना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए। ठीक है जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देंगे इनको। इसके अंदर 2 चीजें हैं। देखिए, एक होता है मर्दों के अंदर 2 प्रॉब्लम होती है। एक, कुछ लोगों को मर्दानी कमजोरी होती है, वो बीवी से ठीक से मिल ही नहीं पाते, तो इसके लिए तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें, हम आपको दवाएं देंगे, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में 1 महीने में ठीक हो सकते हैं जी। और दूसरी बात ये होती है टेक्निकल इश्यूज होते हैं,
जैसे कि स्पर्म ही नहीं रहता या स्पर्म्स बहुत कम रहते हैं, तो हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि एक सेमेन एनालिसिस करना जो है सेमेन टेस्ट किट। और औरत के अंदर जो है दो चीजें हो पाती हैं। पहली बात यह है कि स्कैन करें तो इसके अंदर आपको दो चीजें पता चलेगी। कुछ लोगों को पीसीओडी बोल के एक प्रॉब्लम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिन लोगों को, औरतों को होती है, और ये बहुत कॉमन है, तकरीबन 25 साल की लड़कियों को भी ये रहता है, क्योंकि जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और बहुत ही ज्यादा कम वर्जिश की वजह से जो है, बहुत कम करने की वजह से और रात में जागने की वजह से ये पीसीओडी फॉर्म होता है। तो ये पीसीओडी होगी तो औलाद होना मुश्किल है। तो सबसे पहले पीसीओडी का इलाज करना पड़ेगा, उनकी जो पीरियड्स को रेगुलर करना पड़ेगा। उसके बाद से, या कुछ औरतों को यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है तो पहले फाइब्रॉइड को ठीक करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूंगा कि पहले बेसिक टेस्ट, जैसा मर्द के अंदर सेमेन टेस्ट कर लें, औरत का एक नॉर्मल सोनोग्राफी कर लें अब्डोमेन का। ये दो रिपोर्ट आप हमें भेजें। इसके बाद अगर वो रिपोर्ट में प्रॉब्लम होती है तो उसको अगर ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम दवा दे सकते हैं। कुछ लोगों को रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं मगर कंसीव नहीं हो पाती, तो ऐसी औरतों की जो यूट्रस होती है, रहम होता है, वो बिल्कुल कमजोर, वीक होता है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि हम ऐसी दवाएं प्रेगनेंसी के लिए देते हैं कि उसकी सही वक्त में दवा खा के अगर हस्बैंड और वाइफ मिलने से इंशाअल्लाह प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसके अंदर कोई एज फैक्टर, जैसे अभी कहा अरशद साहब ने उनकी वाइफ की एज 40 ईयर्स है, क्या ये भी कोई मायने रखता है? जी, ये बिल्कुल माने रखता है। पहले जो है एक जमाना था जिसमें 60 साल या 50 साल की औरतों को भी प्रेग्नेंट हो जाते थे, मगर आज की जो ग़िज़ा है, आज हम जंक फूड जो खाते हैं या हमारी वर्जिश की कमी की वजह से 38 ईयर्स के बाद ये कंसीव होना एक मुश्किल काम होता है। ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसको रूह दे के दुनिया में लाना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर हाँ, साइंटिफिकली 38 ईयर्स के बाद मुश्किल है। अगर कोशिश ये करें कि उससे पहले ही हम अपना इलाज करके कम से कम 1 या 2 बच्चे हो जाएं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी शादी हुई है, अभी हम नौजवान हैं, अभी रहने दो, फिर वो पिल्स खाना स्टार्ट कर देते हैं प्रेग्नेंट ना होने के लिए। तो उसकी वजह से उनका सिस्टम ही खराब हो जाता है और बाद में कभी वो जिंदगी में प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाते। जी, मैं तमाम नाज़रीन से एक मरतबा दरख्वास्त करूँगा कि जो अगर आपको किसी भी तरह का सेहत की तरह का कोई भी मसला दरपेश है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। इरम फातिमा है हमारे साथ। फरमाएं, क्या सवाल है आपका इरम? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो रहे हैं। अभी मेरी उम्र 23 साल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाल आगे से भी सफ़ेद हो रहे हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, इनको क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, बाल सफेद होना आज के नौजवानों की एक बेहद क्या है, बहुत परेशान वाली बात है। एक्चुअली इसके लिए हमने एक मेडिसिन तो बनाई है, आलमंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल के नाम से। ये हेयर फॉलिंग के लिए, ग्रे हेयर के लिए यूज होता है। मगर जब कभी बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं तो उनको अंदर से इलाज करना पड़ता है, यानी अंदर से जो नज़ला होता है उसका इलाज करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल किए हैं, फायदा हुआ है। मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, ये आलमंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल के नाम से। तो इंशाल्लाह ताला इसका आपको इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। मगर बात यह है कि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो ग़िज़ा की कमी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। तो इसका जो है हम परमानेंट क्यूर नहीं बोल सकते, दवा ट्राई करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कनेक्टेड होता है नज़ले से, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है कोई गारंटी इलाज हम नहीं कर सकते जी, ट्राई करके देख सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो मेडिसिन शो की थी, जरा एक बार उसको और शो कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे नाज़रीन जो इरम जो है अच्छी तरह से उसको देख सके, और उसका नाम भी बता दीजिए। अपना उसमें आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आलमंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये क्लासिकल कई 100 साल से इस्तेमाल किया शुदा जो न्यूट्रिशन मेडिसिन इसके अंदर रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, हमारा जो है hindustanihealingherbs.com, तो उसके अंदर बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह, या जिस डिस्प्ले पे भी आप कॉल करेंगे तो हमारे जो स्टाफ आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह।
डॉक्टर साहब अब बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। अभी हमने किडनी फेलियर के बारे में बात की, आपने बड़ी तफसील से उसकी वजूहात, उसके असबाब भी बताया और उसका इलाज भी बताया, किस किस तरह से उससे और किस तरह से अवेयर रह सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, इस तमाम चीज़ों के बारे में आपने बताया। एक किडनी स्टोन की बीमारी एक तरह से बहुत ज़बरदस्त आम है। सबसे पहले ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। किडनी स्टोन का सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारी ग़िज़ा की वजह से। बहुत सारे लोग जो है ग़िज़ा के अंदर बेइतदाली करते हैं, तब वो जो है कहीं ना कहीं किडनी के अंदर वो स्टोन जमा होता है। और कभी कभी कुछ लोग पानी ठीक से नहीं पीते, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है, कम से कम 3 से 4 लीटर एक दिन में इस्तेमाल करना है। मगर जब कोई पानी कम पीते हैं तो हमारा सही ऑब्जर्वेशन नहीं होता, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के मोहल्ले के अंदर भी ऐसा होता है कि ये जो पानी है उसके अंदर बहुत ज्यादा जिंक रहता है और फिर कुछ वो जमा होके स्टोन फॉर्म करती है। कभी ये स्टोन जो है कैल्शियम की होती है, कभी ऑक्सैलिक की होती है। जब हमें पता चले कि कमर से लेके ये पेशाब करने की जगह में दर्द हो रहा है, जब अल्ट्रासोनोग्राफी से कंफर्म हो जाता है तो बेहतर ये है कि हकीम के पास स्कैन भेज के इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आप भी अगर अपने राय मशवरा लेना है तो आप नंबर पे कॉल करके हमारे डॉक्टर से राय मशवरा लीजिए। कम से कम अगर 2 सेंटीमीटर से कम पत्थर है तो वह आसानी से ऑपरेशन के बगैर, लिथोस्कोपी के बगैर, दवाओं से ही इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब एक कॉलर शामिल कर रहे हैं और मज़ीद बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। फैजान साहब है हमारे साथ चांदपुर से। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि मेरे आजकल है ना पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द सा रहता है और भूख भी नहीं लगती, भूख भी बहुत कम हो गई मेरी। जी फैजान, कितनी उम्र है आपकी? जी 28। ठीक है जी डॉक्टर साहब। इनको पेट में दर्द रहता है और क्या बता रहे थे? भूख नहीं लगती। भूख होती है जी। जैसे मैं बोला कि कुछ लोग क्या करते हैं, नौजवान हेल्थी फूड खाना भूल ही गए हैं। जैसा कि हम रेगुलर तौर पर जो हेल्थी फूड होते हैं, जो हम जैसे मैंने बोला कि केला का इस्तेमाल है, अंजीर का इस्तेमाल है, अंगूर का इस्तेमाल है। कभी एक जमाने में ऐसा होता था कि सारे नौजवान आसानी से उसको चलते उठते बैठते खाते थे। मगर आज हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम इसको सिर्फ डिस्प्ले में देखते हैं और खाते ऐसी चीजें हैं जो बड़ी नुकसान करती हैं, जैसे बिस्किट की पैकेट्स हैं या लेस की पैकेट्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो जंक फूड के प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट का मिजाज खराब हो जाता है और कब्ज हो जाता है, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को यूनानी मेडिसिन के अंदर वो कंप्लीट ट्रैक ठीक करना पड़ता है पेट का। अच्छा, दर्द क्यों होता है? दर्द का अहम वजह होता है कि अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, आप इसका ठीक से इलाज करें। ये एक अलार्म है जो अल्लाह ने हमें रखी है जी। तो बेहतर ये है कि ऐसे वक्त में इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस करके अगर हम इसका हकीम के पास इलाज कर लें तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आजकल अभी आपने कहा हेल्दी फूड तो हम खाते ही नहीं है। आजकल लोग फूड कहाँ खाते हैं? आजकल तो लोग जंक फूड खाते हैं और उसकी वजह से तमाम तर चीज़ें भी हमारे अंदर ये बीमारियां पैदा हो रही हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो लोग जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जंक फूड क्या होता है बताइए? जंक फूड मीन्स मतलब चिप्स वगैरह। आप जी, जैसे आपने बहुत अच्छी बिरयानी पकाई जी और वो बिरयानी आपने उतना अच्छा पकाने के बाद भी रख दिया एक दिन के लिए जी, दूसरे दिन वो खराब हो जाए, उसको हम खा नहीं सकते या तीसरे दिन उसको खा नहीं सकते। अच्छा, जंक फूड क्या है जी कि एक ऐसी चीज जो नेचुरल चीज खराब ना हो, उसके लिए बहुत सारे केमिकल डाल के, बहुत सारे ऐसे जो है नमक का इस्तेमाल करके उस फूड को खराब होने से रोकते हैं, ताकि वो फूड तकरीबन 6 महीने, 1 साल, 3 साल तक अच्छा रहे। जैसे कि कोई बिस्किट की पैकेट से
तो वो 1 साल तक अच्छी रहती है या 2 साल तक अच्छी रहती है। जी तो ये कैसे अच्छी रहती है? इन केमिकल की वजह से अच्छी रहती है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही हम उसको खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिस्टम खराब होना शुरू होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आप घर में कितने भी अच्छी बिरयानी पकाइए, जी उसके बाद में हमें जो है ना उसका टेस्ट उससे अच्छा नहीं लगेगा। जब ये जंक फूड खाते हैं तो इतना टेस्टी, आपने एक चीज कुछ भी खा ली तो आपका दिल करेगा कि और खाएं और खाएं और खाएं। जी तो टेस्ट बड को स्टिमुलेट करने के लिए ऐसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, जी। जो अंदर जाने के बाद नुकसान करता है। इसको जंक फूड बोलते हैं। तो अल्लाह ने जितने भी फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल रखे हैं, वो खराब हो जाते हैं एक ही दिन में, जी 2 दिन में या तीसरे दिन में। जी आप कोई भी केला को 2 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, कोई भी आम को, पका हुआ आम को 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये जो जंक फूड 3 साल तक जब अच्छा रखते हैं तो ये केमिकल होते हैं। तो इसको हमें लाजिमन छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए अगर सेहतमंद चाहते हैं, वरना नौजवानी की उम्र में पेट में अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, कैंसर वगैरह बीमारी इसी से आती है। सभी नाज़रीन को जो डॉक्टर साहब मशवरा दे रहे हैं, यकीनी तौर पर सभी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जंक फूड का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, जो आपके घर में तरोताज़ा फल हैं आप उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। इससे किस तरह से नई नई बीमारियां पनप रही हैं, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको ऐसी ऐसी बीमारियां लाहक हैं कि जिनका कभी नाम भी नहीं सुना गया था। हालांकि अगर आप रुजू करेंगे डॉक्टर साहब से तो यकीनी तौर पर उन सबका इलाज भी मिलेगा। डॉक्टर साहब, अब एक मरतबा फिर मैं किडनी स्टोन की तरफ आ रहा हूँ। किडनी स्टोन के अंदर एक स्टोन के बारे में मैंने सुना कि उसके अंदर पेन ही नहीं होता है, और अंजाम कार एक वक्त ऐसा आता है कि वो किडनी को डैमेज कर देता है, बाद में मालूम पड़ता है उसका। ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, किडनी स्टोन अंदर बनता रहता है जी, मगर ये पता कब चलता है? जब ये बड़ा हो जाता है साइज, और फिर ये कहीं जब किडनी के कोई पर्टिकुलरली रीजन में फंस जाता है, या जो यूरेटर जो होती है जहां से पेशाब आता है, वहां पर जब फंस जाती है तब पेन का एहसास होता है। वरना कुछ लोगों को 1 सेंटीमीटर तक भी जब स्टोन रहता है तभी भी उनको पेन नहीं होता। जब पेन होता है ब्लॉकिंग की वजह से होता है, मतलब वहां से कोई चीज ट्रैवल नहीं कर पा रही। तो ऐसे वक्त में जब चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि 1 से 4 स्टोन मौजूद हैं, तब इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मगर मैं आपको जैसा कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत तो सिम्टम्स आते रहते हैं, जिसको हम पेन किलर के जरिए से इग्नोर करते हैं, वो ना करें। पेन किलर जो है दर्द को कम कर देती है, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को मालूम करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका इलाज करना पड़ेगा जी। पेन किलर खाएंगे तो प्रॉब्लम, जैसा कांटा चुभा तो पेन हुआ, तो आपने कांटा निकाल दिया, पेन कम हो गया। कांटा भी रखेंगे, पेन किलर भी खाएंगे तो कांटा अंदर बाद में प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। यकीनी तौर पर आपने सही फरमाया। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या कि मेरे अंदर या किसी इंसान के अंदर पथरी बनना शुरू हो गई है किडनी के अंदर, तो इसके सिम्टम्स कैसे मालूम पड़ेंगे? क्या सिम्टम्स हैं इसके? पहली बात यह है कि पेशाब में जलन, ये पहला सिम्टम है। जब पेशाब करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब थोड़ा सा पेशाब में जो है जलन हो रही है। अच्छा। और दूसरा जो है कमर से लेके जो पेशाब वहां तक एक रेडिएशन पेन होगा, एक मीठा सा दर्द होगा। अच्छा। कभी कभी ऐसा होगा कि हम जो है पेशाब के लिए खड़े हो गए बट पेशाब नहीं आ रहा है, पेशाब थोड़ा ब्लॉक कर रहा है। तो इस वक्त में हम महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें स्टोन बन रही है, या कभी कभी खून के जर्रात हमें पेशाब के साथ दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं स्टोन है। इसका अल्ट्रासोनोग्राफी करके इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और बीमारी के जॉइंट पेन के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, और इसके अंदर कभी ये वक्त जब इंसान की 60 साल की एज हो जाती थी, कभी उसके बाद सुनने को मिलता था कि हाँ कि कहीं जोड़ों में पेन हो रहा है। आजकल नौजवान नस्ल जो है उसके भी हाथों में, उंगलियों में, हर जॉइंट में पेन, कभी गर्दन में ये पेन नज़र आता है। क्यों ये बीमारी इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा फैल रही है? इसकी क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? ये एक्चुअली पहली बात ये है कि एक्सरसाइज की कमी, वर्जिश की कमी ये बेहद जरूरी है। यानी समझो कि अल्लाह ने हमारी जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। गर्दन हम कंप्लीट उठाते हैं, सलाम नमाज पढ़ते हैं तो लेफ्ट और राइट हम कंप्लीट तौर पर भिड़ाते हैं,
तो हाथ पूरा फिराते हैं। आज हम इंसान रॉबोट हो चुका है, एक रॉबोट की तरह काम करता है, कंप्यूटर पे बैठ गया काम कर रहा है, मोबाइल पे बस काम कर रहा है, तो उसका रेडिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसा कि टॉयलेट में भी क्या करते थे, तकरीबन 100% लोग जो है इंडियन टॉयलेट ही इस्तेमाल करते थे। जब इंडियन टॉयलेट के अंदर बैठते हैं तो पूरे जोड़ इतना निचोड़ जाते हैं जी। तो आज क्या हो गया, इंसान वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करता है नीचे। अब एक वक्त था कि नीचे सब लोग बैठ के खाना खाते थे, अब पूरे लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो जो घुटनों की जो फोल्डिंग थी वो कम हो गई, वहां का खून का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो लोग नौजवान इतनी वर्जिश करते थे या घोड़ा रेजी करते थे, तीर अंदाजी करते थे या स्विमिंग करते थे, तो पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता था। आज हमारे नौजवान के अंदर भी क्या है कि सिर्फ एसी में बैठे रहते हैं, एसी कार इस्तेमाल करते हैं, और ये जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा रीजन होता है विटामिन डी की कमी। यानी ये विटामिन डी आती है सूरज की रोशनी में। अगर कोई 20 मिनट सुबह और शाम में सूरज की रोशनी में बैठता है तो भी तकरीबन उसको विटामिन डी पूरी की पूरी तौर पर मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों को उसी से जो है जोड़ों का दर्द कम हो जाता है, गर्दन का दर्द कम हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोगों को कैल्शियम, जैसे दूध नहीं पीते, नखरे करते हैं अंडा खाने में, तो भी कैल्शियम की कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है। अगर हाँ कुछ लोगों को सीवियर प्रॉब्लम है सर्वाइकल का, गर्दन का, घुटनों के दर्द का, तो आप यूनानी मेडिसिन सिस्टमेटिक अंदाज से आप हमारे नंबर पे कॉल करके इलाज व मुआलजा कर सकते हैं। ठीक है। तो सर एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, सतीश जी है हमारे साथ हरियाणा से। फरमाइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। मैं सतीश बोल रहा हूँ हरियाणा से, रेवाड़ी से जी। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है। कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको सतीश जी शुगर की? मेरे को हो गए 4-5 साल। अभी कितनी रहती है आपकी? अभी तो 250, 300 बढ़ती रहती है, कभी घट जाती है दवाई देने से। ठीक है जी। डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे आप सतीश जी को? शुगर के लिए अगर नौजवान है, एज उम्र उनकी बहुत कम है, तो मैं कहूंगा कि यही वक्त में अगर यूनानी मेडिसिन ले लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शुगर मैंने आपको पहले भी बताया कि कम एक्सरसाइज करने की वजह से और ग़िज़ा में, खाना में बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करने की वजह से होता है। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि शुगर के जो आइटम्स हैं उसको आप बंद कर दें या बिल्कुल कम कर दें। या दूसरा है अच्छी तरीके से वर्जिश करें। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस स्ट्रेस का असल रीजन समझें, मेडिटेशन करें, इससे भी शुगर लेवल नॉर्मल में आ जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एलोपैथिक मेडिसिन अगर 1 दिन 2 दिन ले लेते हैं तो जिंदगी भर वो खाना पड़ता है और बाद में बड़ा तकलीफ होता है, परेशानी होती है। तो इनिशियली आप 2-3 महीने की यूनानी मेडिसिन का किट का मेडिसिन ले लें, इससे इंशाअल्लाह ताला शुगर लेवल हमेशा के वास्ते नॉर्मल होने के चांसेस हैं। ठीक। डॉक्टर साहब हम जॉइंट पेन की बात कर रहे थे। अगर किसी को जैसे बहुत ज़्यादा दिन हो गए, 2 साल या 3 साल हो गए उसको पेन होते हुए घुटनों के अंदर या जॉइंट के अंदर उसको, या कभी अगर उठता है तो इतना हो जाता है कि उसके जो जॉइंट्स है उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या मशवरा देंगे? ऐसे पेशेंट को सबसे पहले मिजाज ठीक करना पड़ेगा कि इनका मिजाज की खराबी होती है। मैंने आपको पहले मिजाज के बारे में बताया। जी हाँ, आप मिजाज के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। एक्चुअली मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ। ये बीमारी के नाम बदल जाती हैं, ये बीमारी के लोकेशन पे। समझो कि अगर प्रॉब्लम यहाँ पर है तो सर्विकल हो गया, अगर जो है कमर में है तो लंबार हो गया, छोटे छोटे जोड़ों में है तो रोमेटॉइड हो गया, बड़े बड़े घुटनों में तो नी पेन हो गया या जॉइंट्स पेन हो गया, और इसकी वजह से अगर कोई पीठ में कंप्रेशन हो रहा है तो सियाटिका हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही बीमारी है, लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बदलती है जी। तो ऐसे लोगों को एक तो यूनानी जो हर्बल मेडिसिन हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये दवा 3 महीने तक कंटिन्यू करने से इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को ठीक हो गया है। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि वो लोग कपिंग करें, मसाज करें, एक्यूपंक्चर करें, जैसे कि हम कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होके करते हैं। तो आप जो है इलाज भी तदबीर कहते हैं उसको, तो ये साथ साथ में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, खून का सर्कुलेशन भी आएगा, और जो अंदर गैस भरा रहता है वो भी ठीक हो जाएगा, और रगों को भी ताकत मिलेगी, और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा इंशाअल्लाह।
एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं। सोहेल साहब है हमारे साथ किराना से। फरमाइए क्या सवाल है आपका। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब शादी को 4 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे डॉक्टर साहब। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? उम्र क्या है? 32 साल हो गई और ठीक है। आपकी वाइफ की उम्र कितनी है? 24 साल है डॉक्टर साहब। जी देखिए, इंशाल्लाह ये उम्र में ऐसे कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं होते। मैंने आपको बताया, अगर आप मेरी पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो हमारे पास इलाज है। अगर समझो कि मर्दानी की कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी इलाज है, और अगर समझो स्पर्म कम है तो आप अपने हॉस्पिटल के नंबर पे अपने रिपोर्ट्स भेजिए और वो रिपोर्ट्स देके हम आपका इलाज करेंगे। और आपकी वाइफ का एक नॉर्मल सोनोग्राफी देख लें, अगर प्रॉब्लम क्या है चेक कर लें। अगर पीसीओडी होगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड होगा, यूट्रस कमजोर होगा, तो वो दवाएं तकरीबन जो है 2 से 3 महीने का एक किट होता है, प्रेगनेंसी किट के नाम से हम देते हैं। ये इस्तेमाल करने से अल्लाह के हुक्म से प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं और बच्चे हो भी जाते हैं। कई लोगों को औलाद हुई है, अल्लाह ने औलाद दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बेसिक टेस्ट आप वहां से करवा के आप हमें सेंड कर दें, उसके बाद दवाएं हम अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट के जरिए से आपको घर को भी भेज सकते हैं। तो सोहेल साहब, आप जो डॉक्टर साहब ने टेस्ट कराए उनको टेस्ट कराइए, और जो बेसिक टेस्ट हैं वो उनकी टेस्ट की रिपोर्ट्स को डॉक्टर साहब को इरसाल कीजिए। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब जो इलाज बताएंगे उससे आप साहिब औलाद हो सकेंगे। अब डॉक्टर साहब, एक और जॉइंट पेन के हवाले से एक और सवाल, एक और लफ्ज़ सुनने को मिलता है हमारे यहाँ, गठिया। ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? देखिए, असल में मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर जो होती है, लैक्टिक एसिड जो होती है, ये अगर एक जगह पे कहीं पर स्टिमुलेट हो जाती है या एक जगह पे एक्युमुलेशन हो जाती है। और एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि कोई भी बीमारी हो 3 वजह से होता है, स्टैग्नेशन, कंजेशन और ब्लॉकेज। इन्हें कोई चीज का जमा हो जाना या कोई चीज की मिकदार की कमी, इन्हें कोई चीज जा रही थी मगर स्लो हो गई, या कंप्लीट सूखा पड़ जाना, ये 3 वजह से बीमारियां आती हैं। तो ये जो गाउट वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर खून की सर्कुलेशन की कमी की वजह से जो लैक्टिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, ये घुटने में जाके जमा होना शुरू हो जाता है और फिर जो है वो गठिया जो है वो गाउट प्रॉब्लम करते, खतरनाक दर्द होता है। मगर आप यकीन मानो इंशाअल्लाह ताला जो है, अगर 2 से 3 महीने हिजामा, ड्राई कपिंग, एक्यूपेंचर और यूनानी मेडिसिन करे तो ये कंप्लीट तौर पर गायब हो जाता है, ये कंप्लीट तौर पर अच्छा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स के मुझे के एक तो सिंपल जॉइंट में पेन है, जैसे आपने बताया विटामिन डी की वजह से। अभी जैसे आपने जिक्र किया गठिया का, हमें इस बात का कैसे मालूम पड़ेगा कि ये विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ या ये गठिया जो आप बता रहे हैं या ये वो मर्ज है? इसके सिम्टम्स क्या होंगे? क्या है कि विटामिन डी का तो टेस्ट आसानी से कर सकते हैं ब्लड टेस्ट में। आजकल अगर आप देखेंगे आपका विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन डी सब कुछ कितना है आपका इजीली मालूम हो जाता है। और कुछ लोग डॉक्टर्स भी आजकल एलोपैथिक, पहले तो वो नहीं बोल रहे थे, बट आजकल वो विटामिन B3, विटामिन B6 के भी, विटामिन डी की भी दवाएं पर्टिकुलरली देते हैं। मगर ये सब नेचुरल सोर्स, ये सब वो कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्स है। विटामिन डी जो टैबलेट फॉर्म में देते हैं, डायरेक्टली कहां से आती है? ये सूरज से आती है जी। बहुत सारे लोगों को देखो, ये मिजाज होता है, सर्द और तर की वजह से घटिया होता है। अगर इनको गर्म और खुश्क मिजाज की दवा दोगे तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला ये मिजाज की खराबी है। ये जो बीमारी है सर्द और तर की है, गर्म खुश दवा देंगे तो मोतदिल होगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक और अभी हमारे 2 कॉलर ने अपनी प्रॉब्लम भी बताई इनफर्टिलिटी की। ये भी इस वक्त जो नौजवान नस्ल है, इसके अंदर अक्सर व बेशतर ये लोग या तो अगर कॉलेज के टाइम में या यूनिवर्सिटी के टाइम में या अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, इस तरह से वो लोगों ने शादी कर ली, तो वो 1-2 साल शुरू के, या अगर शादी हो भी गई है और वो अपनी बिजनेस सेटल भी है, तो लोग 1-2 साल एंजॉय करने के लिए इस चीज़ के लिए रोकथाम कर लेते हैं। तो और फिर काफ़ी हद तक ये देखा गया कि उनको अक्सर व बेशतर के आगे कंसीव करने में या औलाद के लिए फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखो, ये बात सही है कि वक्त पे अगर हम निकाह नहीं करते जिसकी वजह से, तो उसके बाद ये कुछ मर्द होते हैं जो मास्टरब्यूशन करते हैं जी। तो मास्टरब्यूशन करने की वजह से क्या होता है, उस वक्त में तो शायद उनको अच्छा लगता है, मगर इसकी वजह से बहुत ही भयानक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें सेमेन की जो क्वालिटी खराब हो जाती है, उसकी जो विस्कैसिटी है वो ढीली हो जाती है,
और नजाकत बढ़ जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, और उसके बाद किसी को भी फोन में भी बात करेंगे अगर कोई औरत को, तो फिर वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है मजी और मदी। और बाद में जब उसकी शादी का वक्त होता है, जब शादी करते हैं, वहां पर वो फेल हो जाता है। वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये जो मर्दों का जो पूरे का जो 100% होता है वो दिमाग से कनेक्टेड होता है जी। तो ऐसे मर्दों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, और यूनानी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि उसकी जो जिरियान की जो शिकायत है, जो बार बार लीक होने की शिकायत, कभी कुछ लोगों को, मर्दों को क्या होता है, पेशाब करते हैं तो पेशाब में भी वो जो है सेमेन निकल जाता है, जिसको जिरियान कहते हैं जी। कभी औरतों को मिलते हैं वाइफ के पास तो जल्दी निकल जाता है, इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं जी। तो ये सारी के सारी जो चीजें होती है अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी मेडिसिन के अंदर 2 से 3 महीने की जो दवाएं इंटरनल और एक्सटर्नल, कुछ चीजें लगाने के लिए भी देते हैं, कुछ दवाएं खाने के भी होते हैं, जिससे ये परमानेंट तौर पर अच्छा हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो लोग 2 या 3 साल एहतियात रखते हैं कि और कि इससे बच्चा पैदा ना हो, और उसके बाद फिर वो कोशिश करते, फिर उनको जो है किस तरह की प्रॉब्लम लाक होती है, क्योंकि वो अक्सर बेशतर कुछ पाइल्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, कुछ टैबलेट्स वगैरह का इसके लिए, और फिर जब चाहते हैं तो उस वक्त उनको औलाद नहीं होती, तो उन लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? पहली बात यह है कि जब औलाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे तो ले ले, ये क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको लाना चाहता है वो के रहेगा, मगर हमारी गलतियों की वजह से, जैसा वो कहते हैं कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद जो हम टैबलेट्स लेते हैं वो डायरेक्टली सिस्टम को खराब कर देती हैं, और उसके बाद ये होता है कि माँ बनने के काबिल नहीं होते। तो यही है कि ऐसे लोग जो है, स्पाइसी फूड से कुछ नहीं होता, खाने पीने में कोई इशू नहीं होता, बस जो है एलोपैथिक मेडिसिन जो टैबलेट का इस्तेमाल ना करें काफी है। अगर जो है समझो कि अगर आपने फैसला कर लिया है किसी वजह से कि मतलब जो है नहीं अब बच्चे नहीं होना है, 1-2 साल के बाद ही होना है, कोई एक रीजन की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, तो ऐसे वक्त में जो नेचुरल एहतियात है जिसको इंजाल कहते हैं, कि मतलब जैसे बीवी से मिलके सेमेन आने से पहले आप फारिग हो जाना, ऐसी चीजें एहतियात करेंगे तो चल जाएगा। मगर मेडिसिन खा के जब आप सिस्टम को खराब कर देते हैं तो बाद में औलाद होना मुश्किल हो जाती है। एक कॉलर शामिल करें डॉक्टर साहब, फिरोज साहब हमारे साथ तेलंगाना से। क्या सवाल है आपका फिरोज साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब, ये कहते हैं ना मस्कुलर थेरेपी क्या है ये? मस्कुलर थेरेपी? हाँ। और ये कहते हैं ना हमारे भैया को ये कहते हैं ना सऊदी, ये दुबई गए बाद में उनको ये प्रॉब्लम आया, पूरे को कुर्सी पे हो गए उन्होंने। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर रहे हो क्या आप? जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत वक्त कम है, वक्त की कमी है, बहुत जल्दी से इनका जवाब दे शॉर्ट के अंदर, क्योंकि मस्कुलर थेरेपी की बात कर रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब मैं ये दे रहा हूं कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, जो ब्रेन की जो सेल्स होती है वो अंदर से डेड हो जाती है। ऑलरेडी उनका पूरा जो हिस्सा है वो गर्दन, पैर, पूरा जो पीठ है ये पूरा पैरालाइज हो जाता है, सिर्फ सर उनका बाकी रहता है। तो ऐसे वक्त में उसका यूनानी मेडिसिन है, बट ये है कि मतलब पेशेंट की कैफियत, उसकी एज वगैरह के आप कांटेक्ट करिए अपने नंबर पे, उसके बाद आपके उनके कोई रिपोर्ट्स हैं तो भेजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, आपके बेशकीमती मशवरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन ने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। एक मरतबा आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।